नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग प्रश्न श्रृंखला कर रहे हैं और प्रश्न श्रृंखला में हम देख रहे हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल के 2 पार्ट पे प्रश्न कर लिए हम लोगों ने और आज हम देखेंगे सौरमंडल का भाग 3 यानी सोलर सिस्टम का पार्ट 3। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी इसका इस पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन, और उस तरह से तो क्वेश्चन नंबर आएगा 31। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 2 ग्रह मंगल एवं यूरेनस के बीच स्थित है। ए ऑप्शन दिया है पृथ्वी और बृहस्पति, बी ऑप्शन दिया है बृहस्पति और शनि, सी ऑप्शन दिया है शनि और पृथ्वी, और डी ऑप्शन दिया है शनि और नेपच्यून। तो इसके पहले के प्रश्नों में हमने यहाँ पर सौरमंडल का पूरा चित्र बनाया था और उसमें ग्रहों की स्थिति देखी थी, कौन किसके बीच में है। एक बार फिर उसका चित्र देख लेते हैं और उस चित्र को दिमाग में रखेंगे तो किसी तरह का कोई प्रश्न आए आर्डर के रूप में, क्रम के रूप में, तो सब प्रश्न बनेंगे। तो ये शनि है, सॉरी सूर्य है, यहाँ पर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये क्रम है। तो प्रश्न पूछा गया है कि मंगल और यूरेनस के बीच स्थित ग्रह हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें मंगल और यूरेनस के बीच कौन से ग्रह आएंगे, बृहस्पति और शनि। तो ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन है पृथ्वी और बृहस्पति, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। तो इस क्रम को अगर याद रख लेते हैं, पहले शुरू के 4 ग्रह इनको याद रख लें, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। तो फिर कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाए कि किसके बीच कौन ग्रह है या कौन 2 ग्रह हैं, तो वो इस आर्डर के अनुसार प्रश्न को सही किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। ए ऑप्शन में लिखा है, कुछ कथन लिखें, उसके सामने ग्रहों के नाम लिखेंगे, कौन सुमेलित है इसमें ये देखेंगे। ए ऑप्शन में है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, डैश करके लिखा है शनि। लिखा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है शनि, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, यानी पहला ऑप्शन गलत। अगला बी लिखा है सौर मंडल का उच्चतम तापमान वाला ग्रह, और सामने लिखा है बुध। तो बुध सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह नहीं है, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है शुक्र, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया है सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, और दिया है बृहस्पति, तो ये भी गलत हो जाएगा। सौर मंडल में जो पार्थिव ग्रह हैं उनके घनत्व तो अधिक हैं, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, जोवियन ग्रह हैं, उनके घनत्व कम है, और उनमें शनि का घनत्व सबसे कम है, और शनि का घनत्व है 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हुआ शनि, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सबसे आखिरी में दिया डी ऑप्शन में सौर मंडल का सर्वाधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह, और डैश करके लिखा है यूरेनस, ये सही रहेगा क्योंकि यूरेनस का अक्षीय झुकाव जो है वो अपने लंब से 82.5 डिग्री तक झुका है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष से, जैसे पृथ्वी का अक्ष भौगोलिक अक्ष जो है वो कक्षीय तल के लंब से 23.5 डिग्री झुका है, तो यूरेनस 82.5 डिग्री तक ऐसे लगभग झुका हुआ है, इसीलिए यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं।
तो इसका अर्थ हुआ कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सौर मंडल का सर्वाधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है यूरेनस। ये आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें लिखा है सौर मंडल के ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट यानी कथन, पहला कथन दिया है पार्थिव ग्रहों का आकार जोवियान ग्रहों से कम है। पहले देखते चलें कौन सही है, फिर उसके बाद कूट में जाके हम आंसर देख लेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्थिव ग्रहों का आकार जोवियान ग्रहों से कम है। ये अपने आप में सही है और इसके पिछले वीडियोस में 2 वीडियोस पर बन चुके हैं इससे पहले, उसमें हमने पार्थिव ग्रह और जोवियान ग्रह पे विस्तार में बताया है। वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं और बहुत चीजें वहां पर मिलेंगी। तो पार्थिव ग्रहों का आकार जोवियान ग्रहों से कम है, ये अपने आप में सही लाइन है। अगला सेकंड स्टेटमेंट दिया है जोवियान ग्रहों का घनत्व पार्थिव ग्रहों के घनत्व से अधिक है। जोवियान ग्रहों का घनत्व पार्थिव ग्रहों के घनत्व से अधिक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि पार्थिव ग्रहों का घनत्व ज्यादा है और जोवियान ग्रहों का घनत्व कम है। सभी जोवियान ग्रहों का घनत्व 2 से कम है और पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी के घनत्व 5 से अधिक हैं और मंगल का घनत्व भी लगभग 4 के आसपास है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड, कथन नंबर 3 दिया है सभी ग्रह एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं। सभी ग्रह एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, उसको जरा देख लें। जैसे पृथ्वी, यूरेनस और वीनस यानी अरुण और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शुक्र बोल दिया हमने, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, ये 6 ग्रह जो हैं अपने अक्ष पर इस तरह से घूमते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में। यानी अगर हम घड़ी को नॉर्थ पोल के ऊपर लगाएं तो घड़ी हमारी ऐसी घूमती है क्लॉकवाइज और ये सभी के सभी ग्रह इसकी उल्टी दिशा में घूम रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज। यानी 6 ग्रह जो हैं बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून नॉर्थ पोल के संदर्भ में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। नॉर्थ पोल के संदर्भ में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमते हैं या पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। जबकि यूरेनस और वीनस यानी शुक्र और अरुण उल्टी दिशा में घूमते हैं यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं या दूसरे शब्दों में कहें तो नॉर्थ पोल के संदर्भ में क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये लाइन जो कि इसमें लिखी गई है कि सभी ग्रह एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं, ये लाइन गलत हो जाएगी क्योंकि 6 ग्रह एक दिशा में घूमते हैं और यूरेनस वीनस से अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट नंबर थर्ड जो है ये भी गलत हो जाएगा यानी सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट या कथन एक ही सही है। तो अब हम इसमें कूट में जो ऑप्शन दिए हुए इनको चेक करते हैं। पहला दिया है ए फर्स्ट व सेकंड सही है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा सिर्फ फर्स्ट ही सही है। बी में दिया है सिर्फ फर्स्ट सही है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, बी ऑप्शन की सिर्फ फर्स्ट सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे अधिक है, और ये संभवतः किसी एग्जाम में पूछा गया है। और ऑप्शन इसके दिए हैं, ए ऑप्शन है शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी शनि। तो परिक्रमण काल कितना है, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के क्रम में किस ग्रह को कितना समय लगता है। तो जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा उस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में उतना अधिक समय लगेगा।
तो यहाँ से हम देखते हैं शुक्र, इन सभी ग्रहों में शुक्र अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य से पास में है। शुक्र का परिक्रमण काल यानी शुक्र कितने समय में परिक्रमण करता है, ये समय है 225 दिन। यानी शुक्र जो है वो सूर्य के चारों तरफ 225 दिन में एक अपनी कक्षा पूरी कर लेता है। इसके बाद भी है बृहस्पति। बृहस्पति 11.86 वर्ष में एक परिक्रमण पूरा करता है सूर्य के चारों ओर। मंगल जो है वो 1.88 वर्ष में परिक्रमण पूरा करता है, क्योंकि मंगल बृहस्पति से की तुलना में ज्यादा नजदीक है सूर्य के। और बाद में दिया शनि। ये इन जितने ग्रह दिए इनमें शनि सबसे दूर है, तो इसका परिक्रमण काल भी सबसे ज्यादा है 29.50 वर्ष, यानी लगभग 29.5 वर्ष में शनि सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरी करता है। तो फिर से देखते हैं, शुक्र 225 दिन में सबसे कम समय में, उसके बाद मंगल 1.88 वर्ष में, उसके बाद बृहस्पति 11.86 वर्ष में, और इन सभी में सबसे ज्यादा समय लगता है शनि को 29.50 वर्ष। तो इसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होगा शनि का। डी ऑप्शन सही होगा इसका। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखा है मास्टर ऑफ गॉड किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन दिया है सूर्य, बी शनि, सी ऑप्शन दिया है पृथ्वी, और डी ऑप्शन दिया है बृहस्पति। तो प्रश्न पूछा गया मास्टर ऑफ गॉड की उपमा किसे दी गई है। तो ये उपमा दी गई है बृहस्पति को, और उसका कारण है उसका आकार बहुत अधिक होना। जितने ग्रह हैं 8 ग्रह में सबसे बड़ा आकार बृहस्पति का है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड की संज्ञा दी गई। फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें सूची फर्स्ट में उपनाम दिए हैं और सूची सेकंड में ग्रह दिए हैं, और उसको हमें सही सुमेलित करके नीचे से जो आंसर है उससे मैच करा के उत्तर निकालना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2016 में। तो देखते हैं, सूची फर्स्ट में ये दी है, सूची सेकंड ये दी है। इसमें उपनाम दिए हैं। ए के आगे लिखा है हरा ग्रह, बी के आगे छल्लेदार ग्रह, सी के आगे लाल ग्रह, डी के आगे प्रातः सांध्य ग्रह यानी मॉर्निंग इवनिंग स्टार। इधर दिया है नंबर फर्स्ट पर शुक्र, सेकंड पर मंगल, थर्ड पर अरुण और फोर्थ पर शनि। तो अब हम मैच करते हैं, और मैचिंग वाले प्रश्नों में कैसे करना होता है कि आप सामने मिलान कर लें और ए के ए बी सी डी के बगल में इधर वाले अंकों को लिख लें, इससे मैच कर रहा है। फिर उसके बाद आप ऑप्शन में आंसर में देखने जाएं। अदरवाइज अगर आप सीधा इसमें जाएंगे तो फिर कहीं उलझ सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप इसको मैच कर लीजिए, ए बी सी डी के किनारे जिससे मैचिंग आ रही है उसको पहले लिखें। तो यहाँ पर लिखा है हरा ग्रह। हरा ग्रह इसमें से देखिए किसको कहा जाता है, शुक्र, शनि, शुक्र, मंगल, अरुण और शनि। तो तीसरे पे दिया है अरुण। अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस को हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर मीथेन की अधिकता है। मीथेन की अधिकता के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। तो हरा ग्रह के सामने तीसरे की मैचिंग हो जाएगी, यानी यहाँ पर हम लिख दें A3। अगला है छल्लेदार ग्रह। किस ग्रह पर रिंग्स पाए जाते हैं, तो शनि पर रिंग पाए जाते हैं। इसको बी को चौथे से मैच कर दे, यानी बी के बगल में 4 लिख दें। अगला है लाल ग्रह। लाल ग्रह, लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को। मंगल पर हमने पिछले वीडियोज में भी चर्चा की थी कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह के सामने मैचिंग होगी मंगल की, यानी सी के आगे 2 लिख दें। फिर है प्रातः सांध्य ग्रह यानी मॉर्निंग इवनिंग स्टार, सुबह शाम या भोर व सायं का तारा, किसको कहते हैं, शुक्र को। तो इससे मैचिंग हो जाएगी फर्स्ट की। तो अब हम देखते हैं A3, इसमें 2 में आ रहा है, इसमें A3
B4, दोनों में B4 आ रहा है, C1, C2 इसमें आ रहा है और D1 इसमें आ रहा है, यानी C ऑप्शन सही होगा। A3 इसमें आ रहा है, B4 इसमें आ रहा है, यहाँ तक कॉमन है। इसके बाद आगे C वाले 2 इसमें आ रहा है, यानी ये वाला C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, C2 और D1, तो C वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये पूछा गया था PGT 2016 में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 है। जिसमें लिखा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन TGT 2011 में पूछा गया था कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन है शुक्र, ए ऑप्शन शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी बुध। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या एक और संज्ञा दी जाती है बहन ग्रह या सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है शुक्र को पृथ्वी का। और उसका कारण है कि शुक्र का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के ही समान है, पृथ्वी के समान है, इसलिए उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या उसका बहन ग्रह यानी सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है PGT 2016 में। तो ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन पृथ्वी, बी मंगल, सी बुध और डी शुक्र। तो सबसे पहले इस बात का मतलब समझ लें कि दिन, हर ग्रह पर दिन का क्या तात्पर्य है। जैसे पृथ्वी पर दिन का तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी या कोई ग्रह कितने समय में एक घूर्णन कर फिर उसी स्थान पर आ जाता है, यानी घूर्णन काल की अवधि और दिन की अवधि एक होगी। किसी ग्रह पर दिन की अवधि का तात्पर्य होगा कि उस ग्रह का घूर्णन काल कितना है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में, पृथ्वी का हर स्थान 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करके फिर उसी बिंदु पर फिर ठीक नीचे आ जाता है। अर्थात पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे और पृथ्वी पर दिन की अवधि, दिन रात्रि दोनों को मिलाकर 24 घंटे या एक दिन। तो इस तरह से जब कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसी ग्रह का सबसे छोटा दिन या सबसे बड़ा दिन, तो दिन से तात्पर्य होगा वहां का घूर्णन काल। तो पृथ्वी का घूर्णन काल या एक दिन की अवधि 24 घंटे या एक दिन। मंगल जो है वहां का घूर्णन काल है 24 घंटे 37 मिनट, यानी एक दिन से अधिक, पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा अधिक। अगला है बुध, उसका है 59 डेज यानी 59 दिन, यानी पृथ्वी के एक दिन को अगर एक दिन माना जाए तो उसके 59 दिन, माने पृथ्वी के एक दिन का 59 गुना। यानी बुध जो है वो काफी धीमे 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 अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। और उसके बाद है शुक्र, ये है 243 डेज यानी 243 दिन, यानी शुक्र जो है 243 दिन का एक दिन होता है वहां पर। शुक्र पर 243 दिन का एक दिन होता है, यानी 243 दिन में वो अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। यानी शुक्र बहुत धीमे धीमे धीमे, यानी सबसे धीमे धीमे अपने अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करता है। तो अब हम देखते हैं इसमें सबसे कम अवधि किसकी आएगी, पृथ्वी की 24 घंटे या एक। और सबसे अधिक अवधि अगर कभी पूछी जाए तो वो रहती है शुक्र की 243। तो आपका आंसर क्या कहेगा, पृथ्वी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। और प्रश्न लिखा है इसमें, हैली, गेल तथा विल्सन क्या है। हैली, गेल तथा विल्सन क्या है, ये भी पूछा गया प्रश्न है और PGT 2011 में पूछा गया था।
और ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है उल्का, बी धूमकेतु, सी उपग्रह और डी है क्षुद्र ग्रह। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। हैली, गेल और विल्सन जो है वो धूमकेतु या कामेट है। तो आंसर क्या सही होगा इसका? डी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें लिखा है कि सिरस है, ए ऑप्शन लिखा है शनि का उपग्रह, बी ऑप्शन में लिखा है यूरेनस का उपग्रह, सी ऑप्शन में लिखा है एक धूमकेतु और डी ऑप्शन में लिखा है एक क्षुद्र ग्रह। तो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। सिरस जो है वो एक क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड है। तो सिरस क्या है? क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड। तो आंसर क्या सही होगा आपका? डी आंसर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है, माने दो क्रमागत पूर्णिमाओं के बीच का समय अंतराल कितना है? यानी दो कॉन्जिक्यूटिव फुल मून, दो कॉन्जिक्यूटिव फुल मून जो आते हैं उनके बीच का समय का अंतराल कितना है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको पीजीटी 2016 में। और ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन है 26.5 दिन, बी है 27.5 दिन, सी है 28.5 दिन और डी है 29.5 दिन। तो पहले एक फिगर के साथ थोड़ा सा पूर्णिमासी और अमावस्या के बारे में देख लें। ये है सूर्य। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए अर्थ ये है, जिस तरफ सूर्य है उधर यहां पर डे होगा, इधर नाइट। यहां पर चंद्रमा है, मान लीजिए मून, इधर डे होगा, इधर नाइट। यहां पर आप देख रहे हैं ये तीनों एक रेखा में है। हालांकि एक रेखा में नहीं होते क्योंकि चंद्रमा जो है वो इसका ऑर्बिटल प्लेन, चंद्रमा का ऑर्बिटल प्लेन पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन से थोड़ा झुका है, इसलिए चंद्रमा या तो ऊपर या नीचे होता है। तो सूरज से आने वाला प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है और रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर ये पृथ्वी पर इधर दिन है, इस तरफ रात है। तो जब पृथ्वी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, शाम के 6 बजे के बाद जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो चंद्रमा हमें इधर पूरा खिला हुआ दिखाई देगा। इस स्थिति में क्यों दिखाई देगा? क्योंकि सूरज से आने वाली किरणें इस पर पड़ेंगी। कैसे पड़ेंगी? क्योंकि चंद्रमा का ऑर्बिटल जो प्लेन है या कक्षीय तल है वो पृथ्वी के कक्षीय तल से थोड़ा सा कोण से ऊपर या नीचे झुका है। ऊपर झुका है तो एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे जाता है, तो चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो सूर्य से आने वाली किरण चंद्रमा पर पड़ती है, परावर्तित प्रकाश हमें रात्रि में इस ड्यूरेशन में पूरा दिखाई देगा। तो इस समय ये डे की स्थिति में पूरा चमकता हुआ चंद्रमा हमें दिखाई देगा। इसको कहा जाता है फुल मून या पूर्णिमासी। जब इसके तो एक चक्कर लगाने में चंद्रमा पे एक चक्कर लगाकर फिर ऐसे आएगा। यहाँ पर ये तीनों सीधी स्थिति में, फिर लगभग 14.5 से 15 दिन के बाद चंद्रमा फिर यहाँ पर आता है। जब चंद्रमा यहाँ पर आता है तो फिर यहाँ डे, यहाँ नाइट। तो इसको ये अमावस्या की स्थिति होती है, ये अमावस्या की स्थिति होती है। तो ये चंद्रमा का आधा चक्र यहाँ तक पूरा हुआ, फिर शेष आधे चक्र में चंद्रमा फिर यहाँ से यहाँ तक घूमकर फिर यहीं पर आ जाएगा। इस क्रम में अलग बात है कि पृथ्वी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। तो एक पूर्णिमा से हमने ये काउंट की, फिर यहाँ से यहाँ तक अमावस्या, फिर यहाँ पर फिर जब चंद्रमा आएगा तो अगली पूर्णिमासी बनेगी। तो इन दो क्रमागत पूर्णिमासी के बीच, माने ये और इतना एक पूरा चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का लगाने के बाद चंद्रमा फिर जब यहीं पर आएगा तो दूसरी पूर्णिमासी होगी। तो इन दो क्रमागत पूर्णिमासी के बीच की अवधि पूछी गई है और वो अवधि कहलाती होती है
29.5 दिन या 29.5 दिन, और उस अवधि को नाम दिया जाता है चंद्रमास या लूनर मंथ। अर्थात दो पूर्णिमासी क्रमागत पूर्णिमाओं के बीच की जो अवधि होगी उसको कहा जाता है इसमें इसमें क्या होगा, जब दो क्रमागत पूर्णिमासी लेंगे तो चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाकर यानी वहीं पर आ गया, और जब चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाकर किसी भी स्थान पर आए उसको कहा जाता है चंद्रमास या लूनर मंथ। तो दो पूर्णिमासी क्रमागत पूर्णिमासी में भी एक चक्कर पूरा हो जाएगा, वो अवधि कितनी निकलेगी 29.5 दिन। अगर कभी अगले नए प्रश्न में ये पूछा जाए कि दो अमावस्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो भी उत्तर यही होगा 29.5 दिन, क्योंकि उसमें भी चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाकर फिर उसी स्थान पर आ जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ए में दिया है 26.5 ये गलत, 27.5 ये गलत, 28.5 ये गलत, ये आंसर सही, डी उत्तर आपका सही होगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। इसमें लिखा है कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी 2005 की परीक्षा में। तो सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि ए ऑप्शन 24 घंटे 52 मिनट, बी ऑप्शन 24 घंटे 56 मिनट, सी ऑप्शन 24 घंटा 30 मिनट, और डी ऑप्शन 24 घंटे। तो सबसे पहले चंद्र दिवस का कॉन्सेप्ट समझ लें कि चंद्र दिवस किसको कहते हैं। चंद्र दिवस का अर्थ है कि पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति चंद्रमा का अवलोकन कर रहा है। आज उसने चंद्रमा को देखा, अब वो चंद्रमा के ठीक नीचे अगले दिन कब आएगा, या दूसरे शब्दों में कहें वैज्ञानिक शब्दावली में, तो चंद्रमा के संदर्भ में पृथ्वी कितने समय में घूर्णन करती है। जैसे सूर्य पृथ्वी का जो घूर्णन काल लिया गया है वो सूर्य के एंगल ऑफ इंसिडेंस या सूर्य के आपतन कोण से लिया गया है कि अगर मान लीजिए जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष के चारों तरफ, तो हम पृथ्वी से अगर अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो अगर मान लीजिए दिन का 12 बजा है, सूरज सामने है, तो ये पृथ्वी फिर घूमकर उसी स्थान पर आने, एक चक्कर लगाने का मतलब है कि सूर्य के ठीक नीचे फिर आना, इसमें हमें लगता है 24 घंटे। तो हम कहते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष के चारों तरफ एक घूर्णन पूरा कर लेती है। चंद्र दिवस या लूनर डे, चंद्र दिवस या लूनर डे का अर्थ है कि पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति दोबारा फिर चंद्रमा के नीचे उसी स्थान पर कब आएगा, उसी स्थान पर क्या, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के नीचे कब आएगा, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस कब बनेगा। यानी अगर आज हम पृथ्वी से चंद्रमा का अवलोकन करते हैं रात में 12 बजे और चंद्रमा हमारे सर के ठीक ऊपर है, तो फिर अगले दिन जब पृथ्वी फिर हम घूमकर फिर वहीं आएंगे, तो फिर चंद्रमा हमारे ठीक सर के ऊपर आए, उसमें कितना समय लगता है। या दूसरे शब्द में हमने जो कहा कि चंद्रमा के संदर्भ में पृथ्वी कितने समय में अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है। तो एक चित्र देखते हैं फिर, जैसा पिछले प्रश्न में देखा था उसकी सहायता मिलेगी। यह है सन, सूर्य, ये है अर्थ, ये इधर डे इधर नाइट, और इधर मान लीजिए मून है। यहां पर खड़ा व्यक्ति ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि इसने देखा चंद्रमा हमारे ठीक सामने है, इधर डे इधर नाइट, ये पूर्णिमासी का चांद होगा। अगले दिन 24 घंटे में ये पृथ्वी घूमकर फिर इसी स्थान पर आएगी, तो हम यहां पर आ गए, लेकिन क्या चंद्रमा हमको यहीं पर मिलेगा? चंद्रमा यहां पर नहीं मिलेगा। चंद्रमा अपनी कक्षा पर कुछ आगे बढ़ जाएगा, चंद्रमा यहां पहुंच जाएगा। तो जो व्यक्ति यहां से अवलोकन कर रहा था उसको चंद्रमा अब यहां नहीं मिलेगा, इस डायरेक्शन में पृथ्वी घूम रही है। चंद्रमा कब उसको अपने ठीक ऊपर दिखाई देगा?
उसके लिए पृथ्वी थोड़ा और घूमेगी, जब यहां तक आ जाएगी, यहां तक, पहले ए स्थान था अब बी स्थान, यहां ये व्यक्ति जब यहां आ जाएगा इस जगह पर, तब इसको चंद्रमा अपने ठीक ऊपर दिखाई देगा। तो यहां से यहां तक घूमने में तो लगा 24 घंटे, उतने में चंद्रमा यहां से यहां पहुंच गया। तो इस अवधि में कितना समय लगेगा? जब तक ये घूमकर यहां पहुंचेगी तो चंद्रमा थोड़ा सा और आगे खिसक जाता है। तो उस पूरी अवधि के दौरान जो अतिरिक्त समय लगा 24 घंटे, तो पृथ्वी को घूमने में वहीं पर लगा, यहां पर आने पर। और अब यहां से यहां तक की और यात्रा करेगी पृथ्वी, यानी ये व्यक्ति यहां पहुंचेगा, तब जाकर चंद्रमा उसको अपने सिर के ऊपर खड़ा दिखाई देगा। उस यहां से यहां तक की अवधि में लगता है 52 मिनट का समय। और इस अवधि को हम कहते हैं लूनर डे अथवा चंद्र दिवस। तो एक चंद्र दिवस की अवधि क्या होगी इसमें देखते हैं, 24 घंटा 52 मिनट, पहला ही ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें दिया है कि चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 3 कथन यानी 3 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड। कथन 1, कथन 2, कथन 3। और फिर कूट में से हमें देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले तीनों स्टेटमेंट्स को देख लें, कथनों को देख लें, और जो सही है पहले यहीं देख लेंगे, उसके बाद फिर हम कूट में जाएंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कथन 1 में लिखा है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनीस पर्वत है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनीस पर्वत है, और ये अपने आप में सही है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनीस पर्वत, ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। कथन दूसरा कथन दिया, चंद्रमा के धरातल तथा उसके भूगर्भ के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। यह भी सही है। चंद्रमा के सतह सरफेस और उसके इंटीरियर यानी उसके भूगर्भ के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी सही है। कथन नंबर 3 है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को अपभू कहते हैं। ये गलत है। जिस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पर यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, इस तरह से। अर्थ अगर यहां पर है तो मून एक बार यहां, फिर 29.5 दिन में चक्कर लगाकर फिर यहां पर मून आ जाता है, चंद्रमा। तो एक स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है, और यहां पर जब मून आ जाता है लगभग 15 दिन बाद, तो चंद्रमा सबसे दूरस्थ अवस्था में पहुंच जाता है। तो जब सबसे पास होता है उसको हम बोलते हैं उपभू या पेरिजी, और जब चंद्रमा सबसे दूर पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं अपभू या एपोजी। तो इसमें दिया है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसको तो हम उपभू कहेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है उस स्थिति को अपभू या एपोजी कहते हैं। तो ये गलत हो जाए, क्योंकि एपोजी तब कहते हैं जब चंद्रमा सबसे दूर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। अब हम कूट के अंदर जाएंगे कौन सा सही आ रहा है। ए ऑप्शन में दिया है फर्स्ट व सेकंड सही है, पहला ही आंसर सही हो गया, फर्स्ट व सेकंड सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन या असर्शन में ए में लिखा है चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती, और कारण रीजन में लिखा है चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। और आगे ऑप्शन जो रहते हैं वो आप जानते हैं कि ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन में ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है, और डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसके पहले वाले वीडियोज में हमने विस्तार में आपको कथन कारण के प्रश्न हल करने का तरीका बताया है।
तो उसके में हमने सब चीज़ें बताई कि कैसे आपको इन कथन को चेक करना होता है कि कौन कथन सही है कौन गलत है। तो पहले हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स की। तो पहला स्टेटमेंट कथन लिखा है जो चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती, ये लाइन अपने आप में सही है। चंद्रमा पर ध्वनि को सुना नहीं जा सकता। और रीजन कारण में लिखा है चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, ये भी सही है अपने आप में। चंद्रमा पर वायुमंडल न के बराबर है, इतना विरल है कि ये माना जाता है कि ना के बराबर, बहुत कम वायुमंडल है। तो वायुमंडल बहुत ही विरल है, तो माना जाता है कि वहां पर वायुमंडल का अभाव है। अब हमें ये देखना है कि क्या अगर चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई न देने का कारण यदि वायुमंडल का अभाव है तो व्याख्या होगी, और अगर ये इसका कारण ये नहीं बनता तो फिर व्याख्या नहीं होगी। तो उसमें हम देखते हैं कुछ चीजों को समझने, जैसे ये मून है चंद्रमा और ये इसका वायुमंडल। अब अगर इसके वायुमंडल में इसका वायुमंडल सघन होता माने खूब गैसेस और उसके जो कंपोजिशन है डस्ट पार्टिकल, धूल कण, जलवाष्प, गैस, ये काफी मात्रा में होते तो क्या होता, तब ध्वनि सुनाई देती। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, चाहे ठोस माध्यम हो चाहे गैस हो, कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता है। तो क्योंकि इसमें वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल है ही नहीं, तो ध्वनि अगर आप यहाँ से खड़े होकर बोलेंगे तो इस व्यक्ति के तक ध्वनि जल्दी पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसके बीच का माध्यम नहीं है, वायुमंडल यहाँ पर नहीं है, वायुमंडलीय घटक नहीं है, इसलिए ध्वनि आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो एक व्यक्ति यहाँ बोलता रहेगा, दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण ही है चंद्रमा का वायुमंडल का अभाव ही इसका कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से इस पर ध्वनि नहीं सुनाई देती। और हमने तरीका भी बताया था कि बीच में क्यों की लगाइए, तो बिल्कुल आराम से आपके प्रश्न का हल निकल आता। अब इसको पढ़िए मिलाकर, चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। ये दोनों वाक्य दूसरा वाक्य पहले को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा और सौरमंडल का भी ये आखिरी प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुपरमून की स्थिति बनती है सुपरमून की स्थिति बनती है, और ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उपसौर या पेरीहेलियन की स्थिति में, बी ऑप्शन में दिया है अपसौर या एफिलियन की स्थिति में, सी ऑप्शन दिया है अपभू या एपोजी की स्थिति में, और डी ऑप्शन दिया है उपभू या पेरिजी की स्थिति में। तो सबसे पहले सुपरमून का कॉन्सेप्ट समझ लें कि सुपरमून क्या है। सुपरमून चंद्र पूर्णिमासी की एक खास स्थिति है, ऐसी विशेष स्थिति जबकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है, सबसे निकट आ जाता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करते रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, यानी अगर अर्थ यहाँ पर है इस फोकस पर, तो मून इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता रहता है। और मान लीजिए सन की स्थिति ऐसे है, सूर्य है, तो इस स्थिति में मून सबसे पास है, इस स्थिति में दूर है। ये है पेरिजी या उपभू। और ये है अपभू या एपोजी। तो इस समय हम देख रहे हैं कि अगर इस स्थिति में कि जबकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो, यानी पेरिजी की स्थिति में हो और पूर्णिमासी लग जाए, उस समय पेरिजी की पोजीशन में या उपभू की स्थिति में हो चंद्रमा, और उस समय अगर पूर्णिमासी लग जाए तो क्या होगा,
चंद्रमा का आकार थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा हमें, 14% ज्यादा बड़ा चंद्रमा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उस समय चंद्रमा पृथ्वी के थोड़ा करीब आ गया, रिफ्लेक्शन अभी भी उतना ही है। चंद्रमा की सतह से प्रकाश का परावर्तन वैसे ही है जैसे एक नॉर्मल पूर्णिमासी में होता है, लेकिन अंतर क्या आ गया, चंद्रमा थोड़ा सा पास आ गया। तो और हम जानते हैं कि कोई भी ग्रह, उपग्रह, पिंड अगर हमारे जितना करीब होगा उसका आकार उतना बड़ा दिखाई देगा, कोई पिंड या ग्रह जितना दूर होगा उसका आकार उतना छोटा दिखाई देगा। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर कुछ छोटा सा तारा दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है कि वो पृथ्वी से बहुत दूर है। और चंद्रमा आकार में बृहस्पति की तुलना में क्या पृथ्वी से भी बहुत छोटा, 1/6वां पार्ट है, लेकिन ये बृहस्पति की तुलना में काफी बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के पास है। तो पूर्णिमासी अगर पेरिजी की स्थिति में पूर्णिमासी लग गई तो पूरा चंद्रमा तो दिखाई देगा और उसका आकार थोड़ा सा और बड़ा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा आकार बड़ा? क्योंकि वो थोड़ा सा और नजदीक आ गया है पृथ्वी के। तो इस स्थिति को, इस खास स्थिति को, कि ऐसी पूर्णिमा जब वह पेरिजी की पोजीशन में या उपभू की स्थिति में लगे, उस पूर्णिमा को हम कहते हैं सुपरमून। यानी हम क्या कह सकते हैं कि सुपरमून की स्थिति कब बनेगी? सुपरमून की स्थिति बनती है उपसौर या पेरीहेलियन, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला है अपसौर एफिलियन, इससे भी मतलब नहीं है। अगला है एपोजी, एपोजी में तो दूर हो गया चंद्रमा, अगर पलट कर ऐसी स्थिति आती है एपोजी में तो चंद्रमा दूर होगा तो आकार छोटा हो जाएगा थोड़ा। डी ऑप्शन है उपभू या पेरिजी, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्थिति में चंद्रमा सबसे निकट हो जाएगा, इसलिए इसका आकार 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है। तो आपका आंसर क्या होगा? उपभू या पेरिजी की स्थिति में। तो आज की ये श्रृंखला हम यहीं समाप्त करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे उनको हमारे वीडियोस बिल्कुल सही समय पर मिलते रहें। और जो भी जानकारी आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस की, ऑनलाइन बैचेस की जो भी जानकारी चाहिए हो, उसको नीचे दिए नंबर पर फोन करके आप जानकारी दे सकते हैं। तो ठीक है, आज के प्रश्न हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।